हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम पांडे एंड वेलकम टू जीएस कनेक्ट। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की सीरीज पर फोकस कर रहे थे और हमने क्लास 9 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर डिस्कस कर लिया था। सेकंड चैप्टर भी हमने थोड़ा सा बेसिक उसका क्लियर कर लिया है और जिसकी एक वीडियो पार्ट 1 जो कि आ चुकी है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जो चैप्टर का मेन फोकस था, जो मेन थीम थी चैप्टर की, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आज हम चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की है उसमें हमने बात किया है कि प्लेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनके मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक्चुअल में जो लैंड मास होता है जिन पर ये फिजिकल फीचर्स बने हुए हैं, उस लैंड मास का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। आज हमें इन 6 फिजिकल फीचर्स की बात करनी है जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें सबसे पहला हम ध्यान देंगे हिमालयन माउंटेन्स पर, जो कि सबसे नॉर्थ में हमें मिल जाता है, और उसके बाद उसके जस्ट हम साउथ में आते हैं तो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स से फिर हम फर्दर साउथ चलते हैं तो हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू मिल जाता है। देन आफ्टर दैट वेस्टर्न पोर्शन की तरफ राजस्थान के पास, पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर हमें इंडियन डेजर्ट मिल जाता है, जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स पर फोकस करेंगे, जो कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में, जो कि ओशन से सटा हुआ इलाका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। उसके बाद आपको जैसा कि पता है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे 2 आइलैंड्स, जो कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन दोनों के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सब टॉपिक है हमारा, हिमालयन माउंटेन्स। तो दोस्तों, जब हम बात हिमालयन माउंटेन्स की करते हैं तो हम ये देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि इसका लोकेशन क्या है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पोर्शन पर आपको ये हिमालयन माउंटेन्स मिल जाएंगे। हिमालयन माउंटेन्स की कई सारी रेंजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी पर्वत की श्रृंखलाएँ एक सीरीज़ बनाती हैं तो उसको हम रेंजेस कह देते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इसकी 3 रेंजेस हैं। जो हम मेजर रेंजेस की बात करते हैं उसमें 3 मेजर रेंजेस के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद उसके साउथ में हमें मिलता है लेसर हिमालय, देन उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, शिवालिक मिल जाता है। तो थोड़ा सा हम जनरल जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये 3 रेंजेस हमने ड्रॉ की हुई है रेड कलर से, A B C इसका हमने नेमिंग किया हुआ है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सबसे नॉर्थ में है वो ये A वाला पोर्शन सबसे नॉर्थ में है, इसको कि हम हिमाद्री भी कहते हैं। एक नाम तो इसका ग्रेटर हिमालय हो गया और एक नाम उसका हिमाद्री भी है। हिमाद्री इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमाद्री का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि जो स्नो का ढेर होता है। यहाँ पर स्नो का काफ़ी ढेर पाया जाता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं। इस पोर्शन को या फिर कहें हिमालय को थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जैसा कि हमें पता है अर्थ में 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसको ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में मिलने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इस वजह से इसको हिमाद्री भी कहते हैं और इसको थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा जनरल पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों रेंजेस को एक साथ एक बंच में बनाकर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक आर्क फॉर्म कर रहा है। कुछ इस तरह से एक आर्क फॉर्म कर रहा है इंडिया के नॉर्थ पोर्शन की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये एक बैरियर क्रिएट करता है। जब नॉर्थ से ठंडी हवाएं, यूरोप से ठंडी हवाएं हमारे इंडिया की तरफ एंटर करती हैं तो ये जो हिमालय माउंटेन्स हैं, जो ये रेंजेस हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं इंडिया को कोल्ड एयर से। और हमारे यहाँ इसीलिए इतनी ठंडी नहीं पड़ पाती है जितनी ठंडी यूरोप में पड़ती है। उसके मुकाबले इंडिया में काफ़ी कम ठंडी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि हमें नेचर ने क्या दिया है, हिमालय माउंटेन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट को अगर हम देखें, जब ये आर्क बना रहा है तो सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर ये बताइए कि जो ये हिमालय माउंटेन का आर्क है ये ऑलमोस्ट कितना लंबा है, इसकी लेंथ क्या है। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स इसकी क्या है, लेंथ है। अगर हम इस पॉइंट से जम्मू कश्मीर रीजन से लेकर के अरुणाचल प्रदेश रीजन तक देखें तो इसकी ऑलमोस्ट जो लेंथ आ रही है वो 2400 किलोमीटर्स की आ रही है। उसके बाद एक ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जब भी
बात करेंगे हिमालयन रेंजेस की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी विड्थ अगर देखी जाए, इन तीनों रेंजेस के बंच को मिलाकर बात हो रही है। जब भी इन तीनों रेंजेस के बंच को मिलाकर के बात होगी तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले पोर्शन की। तो अगर यहाँ के विड्थ की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स के आसपास इसकी विड्थ मिल जाती है। और वहीं अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें 150 किलोमीटर्स के आसपास की विड्थ मिल जाती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब भी हम जम्मू कश्मीर रीजन से अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तब इसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। और रही बात अगर हम लेंथ की बात करें, कंप्लीट लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। उसके बाद हम अल्टीट्यूड की बात करते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट इसकी जो है, मतलब मीन सी लेवल से इसकी हाइट क्या है। मीन सी लेवल से जब इसकी हाइट देखेंगे तो हमें अल्टीट्यूड में ज़्यादा वेरिएशन हमें यहाँ पर मिलेगा एज कंपेयर टू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सिक्किम में हमारा कंचनजंगा है। तो यहाँ देख रहे हैं कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं ऐसे पहाड़ हैं जो थोड़ा सा कम हाइट के हैं। तो अल्टीट्यूड में वेरिएशन यहाँ ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर रीजन में। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि सर हमें अल्टीट्यूड में जो वेरिएशन मिलता है वो सबसे ज़्यादा ईस्ट की तरफ मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पोर्शन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने बात की ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थ पोर्शन में है। तो जब ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थ पोर्शन में है, इसको हमने हिमाद्री भी कहा। अब ग्रेटर हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली चीज़ ग्रेटर हिमालय में हम ये देखते हैं कि जब भी अगर दोस्तों ग्रेटर हिमालय की बात थोड़ी हम और ओपनली करें तो हम ये कहते हैं कि ग्रेटर हिमालय एक ऐसा रेंज है जहां पर हाईएस्ट पीक्स जितनी भी हिमालय की हैं, मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स हिमालय की यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे, या फिर कहें सिक्किम में माउंट कंचनजंगा हो, या फिर यहाँ पर कामेत है, मकालू है, मंसालू है, जितने भी हमें ये सारे के सारे मिल जाएंगे पीक्स। अगर पीक्स की बात होगी तो हम ग्रेटर हिमालय का नाम लेंगे। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर हिमालय एक ऐसी रेंज है जहां पर बहुत सारी ऐसी मेजर पोर्शन जो हाईएस्ट पीक्स है, जो हमें हिमालय के पोर्शन में जितने भी पीक्स मिलते हैं, जितने भी हाइटेड माउंटेन्स मिलते हैं, वो सारे के सारे हमें ग्रेटर हिमालय में मिल जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर इसी रेंज पर हमें माउंट एवरेस्ट भी मिलता है, इसी रेंज पर हमें माउंट कंचनजंगा भी मिलता है, इसी रेंज पर हमें कामेत मिलता है, इसी रेंज पर हमें अन्नपूर्णा, मंसालू, मकालू, ये सारे के सारे यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो ये रही बात ग्रेटर हिमालय की, जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद इसी के जस्ट हम साउथ में आते हैं तो हमें लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर कहते हैं हिमाचल। हिमाचल नाम इसका किस लिए पड़ गया, हिमाचल नाम इसका इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका मेजर पोर्शन हिमाचल प्रदेश से निकलता है। इस वजह से इसको लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल का नाम दिया जाता है। ये जो मिडिल हिमालय है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका एप्लीकेशन अगर पूछा जाए आपसे कि इनका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है या फिर ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जितने भी हिल स्टेशन हो, चाहे वो कुल्लू मनाली हो गया, मसूरी हो गया, कितनी भी जो भी आपको हिल स्टेशन मिलेंगे जहाँ पर आप छुट्टियाँ मनाने टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस जो भी हिल स्टेशन है वो आपको यही बी पोर्शन यानी कि लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल में मिलते हैं। तो ये बात आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद उसी के जस्ट साउथ में आप बढ़ते हैं तो आपको शिवालिक पोर्शन मिलता है, जो सबसे सदर्न पार्ट होता है हिमालयन माउंटेन्स का सबसे सदर्न पार्ट, या फिर कहें कि सदर्न रेंज होती है क्या, शिवालिक होती है। तो ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और जानते हैं, जब भी हम दोस्तों जो ये सारे नाम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या फिर शिवालिक, ये सारे नाम हमने जो रेंजेस के कैटेगराइज किए हुए हैं, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर आप विड्थ इसकी या फिर लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए तो इन सारे रेंजेस के नाम हमने इस तरह से कैटेगराइज कर दिए। बट एक और कैटेगराइजेशन है जो रीजन के बेसिस पर है।
दोस्तों अभी हमने हिमालयन माउंटेन्स को कैटेगराइज किया लॉन्गिट्यूडनली। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर देखें तो हमने हिमालयन माउंटेन्स को 3 रेंजेस में कैटेगराइज किया, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल या फिर शिवालिक, ये 3 रेंजेस में कैटेगराइज किया। लेकिन अगर हम बात करें कि रीजनल बेसिस पर अगर इसको कैटेगराइज करने की बात आती है, रीजनल बेसिस पर मतलब अगर इस पोर्शन को या इस पोर्शन को कैटेगराइज करने की बात आएगी तब क्या केस क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम हिमालयन रेंजेस की बात इंडस और सतलज के बीच की करेंगे, इंडस और सतलज के बीच की करेंगे, इसका मतलब जो रिवर यहाँ इंडस यहाँ से निकल रही है, उसके बाद सतलज रिवर यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों रेंजेस के बीच में जो भी ये रेंज आ रही है इसको हम क्या कह दे रहे हैं, पंजाब हिमालय कह दे रहे हैं। पंजाब हिमालय कह दे रहे हैं या फिर इसको कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं। अब आपको बात ये क्लियर हो जा रही होगी कि आखिर इसको हम रीजन बेसिस पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहीं पर पंजाब हमें मिलता है, यहीं पर हमें कश्मीर मिल रहा है, तो चाहे आप पंजाब हिमालय कह दीजिए और चाहे फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आप कश्मीर हिमालय कह दीजिए। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि जब भी इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो भी हिमालयन रेंजेस आ रही हैं, 3 की तीनों, इसके बंच को या फिर इस रीजन को हम क्या कह दे रहे हैं, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। वहीं पर अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें, जब भी हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि जो भी रीजन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका सतलज रिवर आया, सतलज के बाद यहाँ पर एक रिवर आ रही है काली रिवर, ठीक है, तो जब भी सतलज से काली रिवर के बीच के जो रीजन को, इसको हम क्या कह देते हैं, कुमाऊं हिमालय। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हम रीजन कह रहे हैं, रीजन हम वहाँ जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसी के नाम पर हम हिमालय का नाम या फिर उस रेंजेस का नाम रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 के 3 रेंजेस जो हैं, इनके बंच को, इस रीजन को क्या कहेंगे, हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे। इसके बाद हम फर्दर जब आगे बढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक रिवर जो सिक्किम से पास होते हुए हमें नज़र आती है, यहाँ से यहाँ हमें एक रीजन मिलता है, ये रिवर आपकी काली हो गई। और इसी के बाद आपको यहाँ पर एक तीस्ता रिवर मिलती है, ठीक है। तो बात हम क्या कर लेते हैं तीसरे कंडीशन की, कि जो तीसरा कंडीशन है वो क्या होगा, सी पोर्शन जब हम कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काली रिवर और तीस्ता रिवर, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के रीजन को हम नेपाल हिमालय कह देते हैं। नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेपाल का मेजर पोर्शन इसी रीजन में आ रहा है, काली और तीस्ता रिवर के बीच में आ रहा है। जो काली रिवर फ्लो करती है फ्रेंड्स, ये काली रिवर उत्तराखंड और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बनाते हुए फ्लो करती है। इस वजह से काली रिवर से लेकर के यहाँ सिक्किम से जो तीस्ता रिवर फ्लो कर रही है, इस रीजन को हमने नेपाल हिमालय कह दिया। इसके बाद हम अगर चौथी कैटेगरी की बात करें, जब भी हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, चौथी कैटेगरी में जब हम भी तीस्ता रिवर से बाहर निकलेंगे, तीस्ता रिवर से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है, ये हम अरुणाचल हिमालय कह सकते हैं। यानी डी में अगर हम कहेंगे तीस्ता रिवर से लेकर के दिहांग तक, दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र का ही पार्ट है, इन दोनों रीजन के, इन दोनों रिवर्स के बीच के जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कह दे रहे हैं, अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जब भी हम रीजनल बेसिस पर
हिमालयन माउंटेन्स को कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले हमें इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का रीजन मिलेगा। इस रीजन को हमने पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कह दिया। उसके बाद जैसे ही हम सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के रीजन को देखेंगे, जो हमारा मोस्ट पार्ट उत्तराखंड का पड़ता है, उसे हम कुमाऊं हिमालय कह देते हैं। ये रीजनल बेसिस पर कैटेगराइजेशन हो रहा है। उसके बाद जैसे ही काली रिवर से तीस्ता रिवर, इस रीजन को हम क्या कह दे रहे हैं, इस रीजन को हम नेपाल हिमालय कह रहे हैं। उसके बाद तीस्ता रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र या फिर दिहंग रिवर के बीच में अरुणाचल प्रदेश मोस्ट स्पेसिफिक पड़ रहा है। इस वजह से इस रीजन का नाम या फिर इस हिमालयन रेंज का नाम हम अरुणाचल हिमालय कह दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रही बात रीजनल बेसिस पर कैटेगराइजेशन की। दोस्तों हमने हिमालयन माउंटेन्स के 3 रेंजेस की बात तो कर ली, जो कि मेजर कैटेगराइजेशन है। 3 रेंजेस, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही 3 मेजर रेंजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी और छोटी छोटी रेंजेस हैं जो कि वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने नाम सुना होगा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पांजाल रेंज, धौलाधर एंड महाभारत रेंज। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 6 की 6 छोटी छोटी रेंजेस हैं, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर ये जो काराकोरम रेंज है या फिर ये जो लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, ये इन तीनों में किसके अंडर में ये आती हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कोड याद रखना पड़ेगा, KLZPD। ओके, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट KLZPD ये कोड अगर आप याद रखते हैं तो आपको नॉर्थ से साउथ रेंजेस को सेट करने में, सीक्वेंस से लगाने में, या फिर यूँ कहें कि कौन से मेजर रेंज के कौन कौन से पार्ट हैं, इसको भी याद करने में आसानी होगी। देखिए कैसे, जब भी हम स्टार्टिंग के 3 रेंजेस की बात करते हैं, इन 3 रेंजेस की, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, यानी जो सबसे नॉर्थ में है उसका ये पार्ट है ग्रेटर हिमालय। वहीं अगर बात करें हम पीर पांजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज की, तो ये 3 के तीनों आपके लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि सर देखिए ये जो रेंजेस हैं ये काफ़ी छोटी छोटी रेंजेस हैं, लेकिन ये पार्ट किसकी हैं, ये ग्रेटर हिमालय या फिर हिमालय की पार्ट्स हैं। वहीं अगर पूछा जाए पीर पांजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज, ये भी छोटी छोटी रेंजेस हैं, लेकिन ये ग्रेटर हिमालय की पार्ट नहीं है, ये मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय की पार्ट हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको ये कोड याद रखना है KLZPD। कभी कभी क्या होता है कि कंपटीशन में जैसे कि NDA CDS में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, इनको आप नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस में अरेंज करिए। जब भी सीक्वेंस में अरेंज करने की बारी आती है तभी भी आप इस कोड को याद रखेंगे KLZPD। जब आपको KLZPD का कोड याद रहेगा तो आप नॉर्थ से साउथ इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोड बनाया गया है ये नॉर्थ से साउथ को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये नॉर्थ से साउथ का ही सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात और आपको जानना चाहिए कि जब भी हम 2 रेंजेस के बीच में, जैसे कि मान लीजिए ये ग्रेटर 3 रेंजेस बनी है, ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय, शिवालिक हो गया, यहाँ वाले पोर्शन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जब भी इस पोर्शन को देखेंगे या फिर इस रीजन को देखेंगे, एज़ कम्पेयर टू ये लाइन, ये काफ़ी डीप होंगे, जिसको हम वैली कहेंगे। यानी कि ये पोर्शन वैली है, ये पोर्शन वैली है। वैली का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी रीजन, कोई निचला एरिया 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से मतलब घिरा होता है तो उसे हम कहते हैं वैली। ठीक है, तो जब भी वैली की हम बात करेंगे तो वैली हम ये देख रहे हैं कि जब भी मिडिल हिमालय और शिवालिक, मिडिल हिमालय या फिर शिवालिक, इन दोनों रेंजेस के बीच में जो भी आपको वैली मिल रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी रीजन को कहते हैं हम दून। तो दोस्तों दून किसे कहते हैं, दून एक मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच की जो भी वैली का पोर्शन है, वैली पोर्शन को ही हम दून कह देते हैं। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि देहरादून हो गया,
कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सारे के सारे प्लेसेस आपको इसी वैली में मिलेंगे। ये सारे के सारे रेंजेस में आपको नहीं मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको वैलीज में मिलेंगे। तो इतनी सारी बातें दोस्तों हो गई हैं हिमालयन माउंटेन्स पर। हिमालयन माउंटेन्स का कुछ पोर्शन आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से रेंजेस हैं, कौन कौन से पीक्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को अब हम फोकस करते हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में भी हम देख लेते हैं आखिर ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट में किस तरह का खेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमने ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम ये देख रहे हैं ये ग्रेटर हिमालय आ रहा है, मिडिल हिमालय, शिवालिक की रेंजेस वहाँ से चलते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यही रेंजेस फोल्ड हो करके नीचे की तरफ चली गई हैं, यानी कि ये जितनी भी रेंजेस हमने ड्रॉ की हुई हैं ये सारे की सारे किसकी पार्ट हैं, हिमालयन माउंटेन्स की पार्ट हैं। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स यहाँ से ब्रेक हो करके आपको अंडमान निकोबार में भी मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेक करें जो वहाँ पर माउंटेन्स हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ एकदम रिजेंबल करती हैं किससे, हिमालयन माउंटेन से। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही उन दोनों के बीच में ब्रेकेज हो चुका है लेकिन ये जो माउंटेन्स हमें मिल रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये भी पार्ट किसके हैं, हिमालयन माउंटेन्स के पार्ट हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में एक रेंज ड्रॉ हुआ है नॉर्थ से साउथ। इसको हम कह देते हैं पटकाई बम, पटकाई बम। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे, इसको याद करना फ्रेंड्स काफ़ी इजी है क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट्स के नाम पर ही पड़ गए हैं। ये नाम काफ़ी अटपटा सा है जो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट जैसे ही हम इसी के नीचे दूसरा रेंज देखेंगे तो इसको हम कह रहे हैं नागा हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। जैसा कि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप इधर टर्न करेंगे तो आपको नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद यहाँ आपको त्रिपुरा मिल जाता है। तो उसी सीरीज़ में ये भी रखा गया है पटकाई बम, उसके बाद नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो इन सारे के सारे जो रेंजेस हैं इन सारे के सारे रेंजेस को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय। है तो ये हिमालय के पार्ट लेकिन पूर्व में है, इस वजह से इसको क्या कह दे रहे हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पूर्वांचल हिमालय कौन कौन से रेंजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप ये कह सकते हैं पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। और इसको अगर सीरीज में लगाने के लिए आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फिर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तो आप इसको इस सीरीज में पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, इन सारे के सारे हिल्स या रेंजेस को आप सीरीज में नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सो दोस्तों ये रही बात हिमालयन माउंटेन्स की जो हमारा पहला पार्ट था फिजिकल फीचर्स की लिस्ट में। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा पार्ट है जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 3 रिवर की मेंशनिंग की हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते समय हम रिवर्स की इंपॉर्टेंस को भूल नहीं सकते हैं। रिवर्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है ये रिवर्स की वजह से ही होता है। ये रिवर्स ही हैं जो प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, प्लेन्स का इस्टेब्लिशमेंट करती हैं और हमें फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में एक व्यू बनाने के लिए हम फिज़िकल मैप इंडिया का देखेंगे। फिज़िकल मैप पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये सारी की सारी रिवर्स हमने यहाँ मेंशन की हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, ये सारी की सारी रिवर्स अगर इंडिया के फिजिकल सिर्फ इंडिया को फोकस करके देखा जाए तो ये सारी की सारी रिवर्स इंडिया के नॉर्थ में मिलेंगी। ठीक है, इस वजह से जो भी नॉर्थ के रिवर्स के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्लेन्स का, उसे हमने क्या कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब ऐसे प्लेन्स जो कि नॉर्दर्न जो रिवर है उनकी वजह से नॉर्थ रीजन में ही बनाया जा रहा है,
उस तरह के प्लेन्स को क्या कहेंगे, हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा फिजिकल मैप की तरफ। फिजिकल मैप में आप देख रहे हैं कि कुछ लेक मानसरोवर के पास से रिवर इंडस निकल रही है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर रही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंडस के कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। ये सारे के सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यही जो मेजर एरिया है, यही जो मेजर रीजन है, जिसमें हम पंजाब के रीजन को भी शामिल कर सकते हैं और पाकिस्तान का मेजर पोर्शन, मतलब पंजाब और पाकिस्तान का जो रीजन है, अगर बाउंड्री को हम कंसीडर ना करें तो ये सारे के सारे रीजन को हम एक प्लेन कह सकते हैं। अगर हम इंडिया के हैं तो हम कह देंगे ये इंडिया का जो पंजाब प्लेन है, या फिर कहें पंजाब प्लेन है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो इसको कहेंगे पाकिस्तान प्लेन। तो रीजन के बेसिस पर इसको नाम दे दिया गया है। यहाँ पर पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है किस रिवर की वजह से, इंडस रिवर की वजह से। हमने पढ़ा कि पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन इंडस रिवर की वजह से होता है। वैसे ही अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर हमें पता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से फ्लो होती है। जैसे ही ये हरिद्वार में आके प्लेन पर ड्रेन होती है, प्लेन पर गिरती है, वैसे ही ये सेडिमेंट्स या फिर सिल्ट्स को ये अपने साथ लेते हुए, डिपॉजिट करते हुए ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। तो जैसा कि हमें ये ग्रीन वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये ग्रीन वाले पोर्शन पर हम देख रहे हैं कई सारी ट्रिब्यूटरीज, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज इससे आके मिल रही हैं और यहीं पर गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। अभी हम डिटेल से समझेंगे कि प्लेन का फॉर्मेशन आखिर हो कैसे रहा है। अभी बस एक व्यू बनाइए कि कहाँ पर कौन सा प्लेन बना हुआ है और किस रिवर की वजह से बना हुआ है। जहाँ पर देख रहे हैं गंगा प्लेन बन रहा है गंगा रिवर की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये मिड में है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी तिब्बत से लेक मानसरोवर के पास से निकलती है। ये भी तिब्बत की तरफ पैरेलली फ्लो करते हुए और अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है असम में। तो हम ये बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये नॉर्थ ईस्ट में प्लेन बनाती है, तो ये भी नॉर्थ में ही। तो नॉर्थ ईस्ट में प्लेन का फॉर्मेशन कौन करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर करती है। और मोस्ट स्पेसिफिकली बात करें कि किस स्टेट में करती है, तो असम के स्टेट में ये प्लेन का फॉर्मेशन करती है और इसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन या ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से प्लेन हमें असम में मिल गया और इंडस की वजह से हमें पंजाब प्लेन मिल गया इस रीजन में कुछ, और गंगा की वजह से हमें ये गंगा प्लेन मिल गया कुछ इस रीजन में, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का कुछ पोर्शन हो गया, इवन दिल्ली और हरियाणा का पोर्शन। ये सारा का सारा जो रीजन है ये गंगा प्लेन्स कहलाता है। तो हमने मैप पर थोड़ा सा एक व्यू, जनरल व्यू बना लिया। अब थोड़ा सा हम नॉर्दर्न प्लेन्स की डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी हमने बात की कि जो लोकेशन है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो कहाँ कहाँ पर हैं। मैप पर हमने देखा कि कहाँ पर इंडस रिवर प्लेन बना रही है और कहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन बना रही है और कहाँ पर गंगा रिवर प्लेन बना रही है। इसकी लोकेशन तो हमें क्लियर हो गई। तो अभी हमें बात करनी है फॉर्मेशन की कि आखिर ये जो फॉर्मेशन है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये नदियाँ ये फॉर्मेशंस करती कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर आपने डिस्कस नहीं किया तो ये टॉपिक अधूरा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम नॉर्दर्न प्लेन्स को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हमने यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये माउंटेन है कुछ उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिल जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस गंगा नदी का फ्लो हमने दिखाया हुआ है। इसी के बेसिस पर हम अभी समझेंगे कि कैसे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है। सिंपल हमें सिर्फ प्लेन्स का फॉर्मेशन समझना है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल फ्लोइंग ऑफ द गंगा रिवर। ओके, सो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर जब भी मेल्ट होता है और बारिश होती है तो उन दोनों कंडीशन में ही फिर गंगा रिवर यहाँ माउंटेन से फ्लो करके फिर हरिद्वार में वो प्लेन पर आ जाती है। इसका मतलब क्या है, माउंटेन्स, कई सारे माउंटेन्स को पास करते हुए एक स्लोप, स्टीप स्लोप बनाते हुए, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ये स्टीप स्लोप होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें स्लोप नहीं है, मतलब काफ़ी ढलान नहीं है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, स्टीप स्लोप है।
तो ये खड़े खड़े जो पहाड़ हैं इससे नदियाँ बहते हुए आती हैं। अब आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए कि जब भी नदियाँ पहाड़ों पर से निकलेंगी, पानी किसी भी सरफेस से निकलता है तो उस सरफेस को इरोड कर देता है। तो जब भी ये सरफेस इरोड होगा बाई फ्लोइंग ऑफ द गंगा रिवर, जब वाटर के फ्लो से ये जो सरफेस होती है माउंटेन की ये हो जाती है इरोड। इरोडेड सरफेस, जो ये सरफेस इरोड होकर जो भी इसके मटेरियल्स निकलेंगे ये वाटर के साथ ही फ्लो करने लगेंगे। अब इससे कौन कौन से मटेरियल्स निकलेंगे? सबसे पहली चीज़ आप देख लेंगे छोटे छोटे बालू के कण या फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ये सारे के सारे वाटर के फ्लो से इस पहाड़ से इरोड होकर वाटर के साथ ये फ्लोट करने लगेंगे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि रिवर स्टीप स्लोप से होते हुए अब उसको जेंटल स्लोप मिल रहा है। जेंटल स्लोप का मतलब क्या है? एक ऐसा स्लोप जो काफ़ी ग्रेजुअल है या फिर एक ऐसा स्लोप जो ज़्यादा खड़ा नहीं है, धीरे धीरे करके उसका स्लोप खत्म होता चला जा रहा है, वो अब प्लेन सरफेस बनने की कगार पर आ गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नदी जब स्टीप स्लोप को छोड़ते हुए जब हिमालय या फिर जो माउंटेन है इसके फुट हिल्स पर आती है। फुट हिल्स का मतलब क्या है? जहाँ पर भी जब भी हम ये देखते हैं कोई भी पहाड़ बना हुआ है, इसका जो नियर बाई एरिया होता है प्लेन, इसी को हम कह देते हैं फुट हिल्स। अब ये नाम कहाँ से आया? ये हिल है, इसका फुट, इसका पैर कुछ यहाँ पर होगा, इस वजह से क्या हुआ? फुट हिल्स। तो मतलब जब भी रिवर्स फ्लो करते करते फुट हिल्स पर आती हैं, सबसे पहले कहाँ पर आती है? गंगा रिवर का अगर एग्जांपल लें तो हरिद्वार में। जब हरिद्वार में गंगा प्लेन पर उतरती है तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स अपने साथ लिए रहती हैं, ये जो वाटर लिए रहते हैं, ये सारे के सारे यहाँ प्लेन पाते ही जैसे ही स्लोप कम हुआ वैसे ही वो फैल जाते हैं पूरे सरफेस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोल्डर्स पूरे एरिया में ये फैल गए हैं। ये हरिद्वार का रीजन आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान सकते हैं कि ये हरिद्वार का रीजन है। इसी रीजन पर जो बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स होते हैं जो नदियाँ अपने साथ लेकर आ रही हैं वो यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, एक्यूमुलेट कर देती हैं। और इसी रीजन को हम कौन सा रीजन कहते हैं? भाबर रीजन कहते हैं। भाबर रीजन कहते हैं, ठीक है, भाबर रीजन कहते हैं। और इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो जब भी ये बोल्डर्स और पेबल्स एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो रिवर्स जो रिवर फ्लो कर रही है ये डिसअपियर हो जाएगी। ये रिवर उन बोल्डर्स या पेबल्स के नीचे से होकर फ्लो करने लगेगी और हम बोल्डर्स पर जब खड़े होंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि नीचे से रिवर फ्लो कर रही है। लेकिन रियलिटी में रिवर वो नीचे से फ्लो करके आगे की तरफ बढ़ती रहती है क्योंकि पानी का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो बोल्डर्स और पेबल्स हैं यही क्या कहलाए? हमारे भाबर रीजन कहलाए। ये पार्ट हुआ किसका? नॉर्दर्न प्लेन्स का एक पार्ट हुआ, प्लेन का एक पार्ट हुआ, गंगा प्लेन का एक पार्ट हुआ भाबर रीजन। ये पहला रीजन हमें मिल गया। उसके बाद जैसे ही रिवर आगे बढ़ेगी इसके नीचे से जो बोल्डर्स और पेबल्स हैं इसके नीचे से जब रिवर आगे बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कि यही जो बड़े बड़े पेबल्स और बोल्डर्स हैं ये आपस में टकराने की वजह से, अब्रेजन की वजह से, एक दूसरे से रगड़ खाने की वजह से और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से यही बोल्डर्स आगे चल के छोटे छोटे कण में ये बन गए। जब ये छोटे छोटे कण में बन गया तो इसी रीजन को, जो ये रीजन, जितने रीजन में ये फैलाव हुआ उस रीजन को हमने क्या कहा? तेराई रीजन कहा। तेराई रीजन। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि इसको तेराई रीजन क्यों कहा गया? ये जो एरिया होता है, आप बोल्डर्स के बाद का जो ये एरिया होता है जहाँ पर ये महीन कण यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, ज़्यादा महीन नहीं रहते हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में महीन रहते हैं। तो ज़्यादा जो महीन कण यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसके कारण क्या होता है? रिवर यहाँ से बोल्डर्स के नीचे से बहती रहती है लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर इसको छोटे कण मिलते हैं वैसे ही ये री इमर्ज होती है। रिवर जब री इमर्ज होगी तो यहाँ पर तो नीचे से बह रही थी लेकिन यहाँ पर रिवर इसके ऊपर से बहने लगती है। जब रिवर इसके ऊपर से बहने लगेगी तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा मार्शी एरिया, एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। ये दलदली क्षेत्र ही तराई रीजन कहलाता है। इसके बाद जैसे ही रिवर और आगे बढ़ती है, क्योंकि हमने कहा रिवर का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब रिवर यहाँ से फ्लो कर रही थी तो यहाँ पर इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था। रिवर के फ्लो का जो स्पीड था, वेलोसिटी थी, ये काफ़ी ज़्यादा था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर स्लोप काफ़ी स्टीप था।
काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। लेकिन जैसे जैसे ये स्टीप स्लोप ग्रेडियंट ग्रेजुअल स्लोप में बदलता चला जा रहा है, स्लोप काफ़ी कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं रिवर की स्पीड और रिवर की वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, रिवर की स्पीड और वेलोसिटी कम हो रही, तभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो पा रही हैं। अगर रिवर की स्पीड इसी स्पीड में बहता रहता तो वो सारा का सारा जो अपना मटेरियल है ले जा करके बे ऑफ बंगाल में गिराती, जहाँ पर कहीं ये एक्यूमुलेट नहीं करती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर प्लेन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर तेराई रीजन का फॉर्मेशन हमने करा दिया। अब देखिए रिवर जैसे ही आगे बढ़ी, वेलोसिटी कम हो चुकी है, स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है। जैसे ही रिवर आगे बढ़ी वैसे ही यहाँ पर जो छोटे छोटे कण थे और महीन कण में चेंज हुए, अब्रेजन हुआ, एक दूसरे से टकराना हुआ, और जो फ्लो हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की वजह से जो इसके पार्टिकल्स हैं काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी महीन पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो जो इस रीजन में एक्यूमुलेट हुए ये हमारा रीजन कहलाया भांगर रीजन। ये भांगर कहलाया। उसके बाद यही रिवर फिर और आगे बढ़ी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने डेंड्रेटिक टाइप के जो फ्लो चैनल्स बनाए हुए हैं वो क्यों बनाए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं कि रिवर की स्पीड स्लो हो रही, यहाँ पर आते आते कण काफ़ी महीन हो चुके हैं, मतलब इतने ज़्यादा महीन हो चुके हैं कि आप छोटे छोटे कण को आप उठा भी नहीं सकते हाथों से, इतने ज़्यादा महीन हो चुके हैं। ठीक है, तो जब इस रीजन पर रिवर एक्यूमुलेट करती है काफ़ी महीन कण, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर की स्पीड स्लो होने की वजह से जहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छा खासा रास्ता मिलता है, स्लोप मिलता है, वहीं से वो फ्लो कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए रिवर कुछ यहाँ पर पहुँची, रिवर को यहाँ पे पहुँचने के बाद उसको लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा ऊंचाई है, इसके साइड से ऊंचाई कम है, तो स्पीड स्लो है, तो इस ऊंचाई को काट नहीं सकती है, तो उसको ईजी रास्ता चुनना पड़ेगा। ईजी रास्ता चुनने के कारण ये कुछ इधर से निकलेगी, कहीं कोई चैनल इधर से निकलेगा, फिर यहाँ पर ऊँचाई मिलेगी तो कहीं इधर से निकलने लगेगा, इधर से, मतलब कई सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जा रही हैं। जो रिवर का स्ट्रीम है, जो रिवर का चैनल है, कोर्स है, वो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जा रहा है। इसका रीज़न यही है कि इस जो नदियां हैं, नदी का जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके स्लो होता चला जा रहा है, और एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर रिवर इतनी ज़्यादा कम वेलोसिटी उसकी हो जाती है कि वो फिर डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। यही डिफरेंट चैनल्स में जो डिवाइड होती हैं रिवर्स, इसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कह देते हैं। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मेन कोर्स रिवर का डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो गया ड्यू टू रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, तो उस जो चैनल बनते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कह देते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। लेकिन जो ये रीजन फॉर्म हो रहा है, जैसा कि हमने कहा, ये भाबर रीजन, तेराई रीजन, भांगर रीजन, खाद्दर रीजन, इस रीजन को हम कहेंगे खद्दर रीजन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं नॉर्थ एरिया में, ये सारे के सारे प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर हम सारे रीजन्स के नाम एक बार लिख दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनेगा भाबर रीजन। ये रीजन में काफ़ी बोल्डर्स और पेबल्स मिलेंगे, काफ़ी कोर्स ग्रेन मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा महीन कण नहीं होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं। नदियाँ इसके नीचे से निकल रही हैं, उसके बाद जहाँ से रिवर री इमर्ज हो रही है, फिर से ऊपर आ रही है, वो रीजन हमारा कहलाता है तेराई बेल्ट कहलाता है। ये नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। ओके, तो ये तेराई बेल्ट कहलाया, तेराई रीजन कहलाया। उसके बाद जैसे ही रिवर और आगे बढ़ी तो आपको मिला भांगर रीजन। भांगर रीजन के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे रिवर और आगे बढ़ी, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पर खद्दर रीजन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, खद्दर रीजन का फॉर्मेशन होता है, खद्दर रीजन। तो इतने सारे रीजन्स हमें मिल रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। जब रिवर फ्लो करती है तो इतने सारे प्लेन्स बनाती है। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं जब भी रिवर का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर कण इतने ज़्यादा महीन हो गए हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा महीन हो चुके हैं कि अब ये रीजन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो चुका है। ठीक है, और इस रीजन पे आने के बाद जब कण बहुत ही ज़्यादा महीन हो गए तो इस रीजन में आने के बाद अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अलुवियल सॉइल जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, तो इस रीजन में हमें कह सकते हैं कि अलुवियल सॉइल
एक अच्छी कंडीशन में मिलना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? भांगर से। भांगर से हमें स्टार्ट हो जाती है मिलना और खद्दर तक हमें मिलती है, मतलब जहाँ तक रिवर फ्लो करती है, इवन बे ऑफ बंगाल के कोस्ट तक हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, तो कोर्स होने की वजह से हमने उसको एलुवियल सॉइल कह दिया, वो काफ़ी फर्टाइल होती है। ठीक है, तो अब हम जो भांगर रीजन है इसको ओल्ड एलुवियम भी कहते हैं, ओल्ड एलुवियम कहते हैं, और खद्दर रीजन को न्यू एलुवियम कहा जाता है। ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम आप समझ पा रहे होंगे, जिस चीज़ का फॉर्मेशन पहले हुआ, मतलब भांगर का फॉर्मेशन पहले हुआ, इस वजह से ये ओल्ड एलुवियम हो गया। उसके बाद जिस रीजन का फॉर्मेशन बाद में हुआ, खद्दर रीजन का, वो न्यू एलुवियम हो गया। जो पहले पैदा होता है वो बूढ़ा पहले होता है, इसका मतलब ओल्ड एलुवियम पहले हुआ। जो बाद में पैदा हो रहा न्यू बॉर्न बेबी है वो यंग रहेगा, तो न्यू एलुवियम ये हुआ। एलुवियम शब्द कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया कि यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है। तो भांगर रीजन और खद्दर रीजन ये मोस्ट फर्टाइल रीजन्स होते हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में, बिहार के पार्ट में और वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो की जाती है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉइल काफ़ी फर्टाइल मिलेगी, जो कि अलुवियल सॉइल कहलाती है। तो ये रही दोस्तों बात नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ रीजन्स के बारे में, जो रीजन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो भी ये रीजन्स बन रहे हैं, ये रीजन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करने पर, मतलब पहले कौन सा रीजन बन रहा है? भाबर बन रहा है, उसके बाद तेराई बन रहा है, फिर भंगर बन रहा है, फिर खद्दर बन रहा है। आप इसकी फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है वो याद रखेंगे, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने जो आपको ये समझाया, ये गंगोत्री ग्लेशियर्स के एग्जाम्पल से आपको ये सारे का सारा फॉर्मेशन समझाया, इसको आप गंगा प्लेन्स समझ सकते हैं, क्योंकि गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हमने आपको बता दिया, ये गंगा प्लेन्स जो फॉर्म होती है, जो आपको हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद नॉर्दर्न जो पार्ट है झारखंड का, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये सारा का सारा जो गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन है वो इसी प्रोसीजर के थ्रू ये सारे के सारे फॉर्मेशंस होते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो ब्रह्मपुत्र रीजन में, जो असम रीजन में प्लेन बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर भी ऐसी रिवर है जो कि आपको एक प्लेन का फॉर्मेशन करके देती है। इसी तरह से इंडस रिवर भी है जो प्लेन का फॉर्मेशन नॉर्थ में करके देती है, और गंगा जिसकी हमने बात कर ली है वो भी प्लेन का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर हमने नॉर्थ ईस्ट का रीजन, नॉर्थ ईस्ट का एक मैप सिंपल सा ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब भी लेक मानसरोवर के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से जब ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर तो कहते नहीं हैं, यहाँ पर इस रिवर को सांगपो रिवर कहते हैं, सांगपो रिवर। तो जब भी ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आ करके और ये एक डीप गॉर्ज बनाते हुए, एक गली बनाते हुए यहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम में आती है तो ये यहाँ पर अच्छे खासे एरिया में प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि असम का जो रीजन है, एकदम मिड जो असम का रीजन है, वहाँ पर माउंटेनियस एरिया ज़्यादा नहीं है, और माउंटेनियस एरिया ज़्यादा नहीं होने की वजह से प्लेन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर्मेशन होता है वो असम के मिड में होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिवर का पूरा आपको कोर्स बनाया हुआ है, किस तरह से ये तिब्बत से निकल करके और डीप गॉर्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करती है और असम में आकर प्लेन का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में आ करके और गंगा नदी यहाँ से मिलती है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई। अब बात हमें प्लेन्स की करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर असम में हमने एक आइलैंड बनाया हुआ है छोटा सा। इसके पीछे एक लॉजिक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। यहाँ पर जब भी रिवर फ्लो कर रही है तो एक ही सेम कोर्स बनाते हुए फ्लो कर रही है, लेकिन असम का एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पर उस रिवर के कोर्स में, उस रिवर के रास्ते में कुछ इस तरह का एरिया मिल जाता है, वो काफ़ी ऊंचा है।
एज कंपेयर टू साइड के एरिया से वो एरिया काफ़ी ऊंचा है। कहाँ पर आया है? रिवर के रास्ते में आ गया, रिवर का ऑब्स्ट्रक्शन बन गया। जब ये रिवर का ऑब्स्ट्रक्शन बन गया तो रिवर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए धीरे धीरे यहाँ से आ रही है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, वेलोसिटी कम होने की वजह से ये रिवर इसके ऊपर से फ्लो नहीं कर पाती है। जो ये इसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, जो ये इसको लैंड मास मिला थोड़ा हाइटेड, यहाँ से इसके ऊपर से पास होने के लिए इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो ये रिवर क्या करती है, कुछ अपना स्ट्रीम इस पोर्शन से और कुछ स्ट्रीम इस पोर्शन से निकाल देती है, और जैसे ही ये लैंड मास क्रॉस होता है, ये जो हाइटेड लैंड मास है ये क्रॉस होता है, वैसे ही ये रिवर आ करके यहाँ पर मिल जाती है। अब मिल के फिर अपने सिंगल स्ट्रीम से फ्लो होते हुए ये बांग्लादेश को चली जाती है। तो जो भी ये लैंड मास हुआ इसको हमने आइलैंड कह दिया। हमने आपको बताया थी कि आइलैंड ऐसे लैंड मासेस होते हैं जिसके चारों ओर, जो भी लैंड मास चारों ओर से सराउंडेड है वाटर से, वो उसको हम आइलैंड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन आइलैंड हो गया, और इसी आइलैंड का नाम आपने कई बार एग्जाम्स में सुना होगा, माजुली आइलैंड कहते हैं। माजुली आइलैंड इसको कहते हैं, माजुली आइलैंड कहते हैं। ये हमें असम में मिलेगा, और इसी आइलैंड को हम रिवरीन आइलैंड भी कहते हैं, रिवरीन आइलैंड कहते हैं। ये इसका नेचर हो गया फ्रेंड्स कि इसको रिवरीन आइलैंड कहते हैं। अब रिवरीन आइलैंड क्यों कहते हैं? ऐसा आइलैंड जो रिवर्स के फ्लो होने की वजह से या फिर रिवर्स की वजह से बना है, उसी आइलैंड को हम रिवरीन आइलैंड कहते हैं। द आइलैंड विच इज फॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो ये आइलैंड आपको रिवरीन आइलैंड मिलेगा। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी आइलैंड पाए जाते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट जो आइलैंड है रिवरीन नेचर का, रिवर के द्वारा बनाया हुआ, सबसे लार्जेस्ट आइलैंड हमें माजुली आइलैंड जो कि असम में मिलता है। तो ये प्लेन्स का फॉर्मेशन कहाँ कर रही हैं? असम के रीजन में कर रही हैं। इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाए गए प्लेन्स जो कि असम में बनाए जा रहे हैं। अब बात हम थोड़ा सा इंडस रिवर जो प्लेन बनाती है पंजाब और पाकिस्तान के रीजन में, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पंजाब प्लेन्स के बारे में, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का ही एक पार्ट है। यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं, यहाँ कश्मीर, लद्दाख का रीजन और पंजाब का रीजन बनाया गया है, और इंडस रिवर के फ्लो को यहाँ पर शो किया गया है। और ये इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देख पा रहे हैं जितने भी ये रिवर्स हैं इंक्लूडिंग देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सारे के सारे रिवर्स यहीं पर फ्लो कर रही हैं, और ये सारे के सारे यहीं पर एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। यही प्लेन यहाँ इनका फॉर्मेशन होता है जो पंजाब और पाकिस्तान का रीजन है। इसी रीजन में ये मोस्ट ऑफ देयर प्लेन्स इस्टेब्लिश कर देते हैं। और ये किसकी हेल्प से हुआ? ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से हुआ है। अब एक छोटा सा टर्म आपने ये रीजन देख लिया कि ये आपको मिल जाएगा, पंजाब प्लेन्स मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म आता है दोआब। ये जो दोआब टर्म है ये 2 प्लस आब से बना हुआ है। 2 मतलब हो गया 2 एंड आब का मतलब होता है रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी 2 रिवर्स की हेल्प से उनके बीच में जो रीजन आ जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं झेलम और चेनाब के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में जो रीजन है, रावी और ब्यास के बीच में जो रीजन है, ब्यास और सतलज के बीच में जो रीजन है, ये सारे के सारे रीजन्स क्या कहलाएंगे? दोआब कहलाएंगे। इनको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे दोआब कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होते हैं और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में हम रखेंगे कि दोआब। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पंजाब और पाकिस्तान का एरिया है या फिर जो इंडस रिवर का फ्लो है, इसमें कितने सारे दोआब्स बनते हैं। जब भी हम बात यहाँ हम शुरू करते हैं साउथ से, जब भी हम बात सतलज और ब्यास की करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सतलज और ब्यास रिवर जो है, सतलज और ब्यास रिवर के बीच में जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को एक दोआब का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, ब्यास और रावी की बात करते हैं, ब्यास रिवर
और रावी रिवर। जब ब्यास और रावी रिवर के रीजन की बात करते हैं, इस रीजन की बात हो रही है, जब इस रीजन की बात करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं बारी दोआब। बारी दोआब, ये हमने बात कर ली, बारी दोआब। उसके बाद और ऊपर बढ़ते हैं, ब्यास और रावी तक हमने कर लिया है। फिर रावी से चेनाब तक जब बढ़ते हैं, रावी रिवर और चेनाब रिवर। जब रावी और चेनाब रिवर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक दोआब का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रचना दोआब कह देते हैं। मतलब रावी और चेनाब का ये रीजन जो है, ये रीजन रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही हम और ऊपर बढ़ते हैं चेनाब और झेलम की तरफ, तो चेनाब और झेलम, ये दो रीजन्स मिलके एक दोआब फॉर्म करती हैं जिसको छज कहते हैं। छज दोआब का फॉर्मेशन होता है। तो इतने सारे दोआब्स बनते हैं। दोआब भी एक फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, दोआब को भी हम प्लेन्स कह सकते हैं, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन हुए सतलज और ब्यास रिवर के बीच में बिष्ट दोआब, और जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब, एंड चेनाब और झेलम के बीच में छज दोआब। दोआब आपने जान लिया, दो रिवर्स के बीच का जो प्लेन एरिया होता है, जहाँ पर दोनों रिवर्स अपने कोर्स को, अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके एक प्लेन का फॉर्मेशन कर देती हैं, उसे हम दोआब कहते हैं। मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों रही बात पंजाब प्लेन्स के बारे में। तो इसी के साथ हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।